हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के लिए मिरर इमेजेस सीखी थी, यानी कि एक कन्वेक्स और कन्केव मिरर के लिए किस प्रकार इमेजेस बनेंगी, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हमने सीखी थी। आज हम सेट ऑफ साइन कन्वेंशन सीखेंगे, जो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से। तो सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड टू द लेफ़्ट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ़्ट में ही रखना है हमें। इसका अर्थ ये है कि जो लाइट आएगी मिरर पर वो हमेशा लेफ़्ट साइड से आएगी। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, यानी कि सारी डिस्टेंसेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो हमेशा पोल से ही मेजर करनी है। देखो एक बार मैं यहाँ कनकेव मिरर बना देता हूँ। ये कनकेव मिरर है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ये पी पोल है, और ये मान लिया हमने इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल है इसका। और जितनी भी ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे वो इन्फिनिटी या सेंटर से बियॉन्ड, सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमने सारे ही ऑब्जेक्ट इसके लेफ़्ट में ही रखे थे। तो यहाँ पर मान लिया मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ सेंटर से बियॉन्ड। ये एक रूल, पहला रूल तो यही था कि हमें पोल से लेफ़्ट साइड में रखना है। दूसरा ये था कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जैसे देखो ये डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमेशा पोल से मेजर होगी, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर होगी, ये पी सी नाम से डिस्टेंस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि कौन सी चीज़ इसके अंदर पॉजिटिव होगी, कौन सी इसमें नेगेटिव होगी। जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको दोबारा बनाते हैं। यहाँ देखो ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल। मान लें कि ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट है h, और इस h हाइट वाले ऑब्जेक्ट को हमने पोल से u डिस्टेंस पर रख दिया, तो इस u को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू u। और इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी बिटवीन C एंड F। इसको हमने मान लिया कि ये v डिस्टेंस है, तो ये कहलाएगी इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू v। ऑब्जेक्ट हाइट ये है h, और जो इमेज की हाइट है वो भी कुछ ना कुछ आएगी, वो मान ली a डैश b डैश या फिर h डैश मान लेते हैं उसको। इमेज हाइट इज इक्वल टू h डैश। और फोकल लेंथ का हमें पता ही है, किससे में डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल f। ये कुछ डिस्टेंसेस हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कनकेव और कन्वेक्स में किसके लिए पॉजिटिव होंगी और किसके लिए नेगेटिव हैं। देखो यही वाला मिरर है, कनकेव मिरर, यहाँ बनाते हैं एक बार। ये इसका सेंट्रल पॉइंट पोल, सेंटर से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। यहाँ माना था ये h हाइट का ऑब्जेक्ट है, ये लाइन गई पैरेलल, तो ये आएगी पास होके फोकस से, ये पड़ी है सीधी पोल के ऊपर, और ये जाएगी इसी एंगल पर, तो ये बनी इसकी इमेज। ये h डैश तो इमेज हाइट, h ऑब्जेक्ट हाइट, और ये डिस्टेंस पोल से लेकर और इस पॉइंट तक जहाँ पर इमेज बनी है ये v डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो ये u डिस्टेंस, u लेंथ है। या यहाँ तक हमने स्टडी किया है। अभी देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे। मान लेते हैं कि पोल अपना ओरिजिन है, पोल यहाँ पर ओरिजिन है, तो पोल से ऊपर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंसेस नेगेटिव, और राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। जैसा कार्टेशियन प्लेन में होता है वैसा ओरिजिन की जगह अगर पोल को रख दें तो राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव और लेफ्टवर्ड्स नेगेटिव। देखो अब इसके राइट में कुछ भी नहीं लिया है हमने अभी तक, इसके लेफ्ट में देखो ये डिस्टेंस है इसकी u, तो कनकेव मिरर के लिए u क्या होगा,
नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में ही रखना है तो दोनों मिरर्स के लिए नेगेटिव है ये। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, ये भी नेगेटिव है। एक स्पेशल केस है जो इसका फोकस और पोल के बीच में, उसमें राइट में इमेज बनती है तो वहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। f फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी। h क्या होगी इसकी? ऊपर की तरफ है, ये देखो ऊपर, ये पॉजिटिव होगी। h डैश क्या होगी? नीचे है डाउनवर्ड, ये नेगेटिव होगी। यहाँ तक हमने पांचों चीज़ें देख ली हैं, ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अच्छा, जो केस वो बनता है उसके लिए ये h डैश भी पॉजिटिव हो सकता है और v भी पॉजिटिव हो सकता है, एक केस की बात है। ये कनकेव मिरर के लिए हमने देख लिया है। एक बार कन्वेक्स मिरर के लिए और देखो, यहाँ पर ये इसका पोल, ये सेंटर, ये फोकस। तो देखो इसके लिए f कहाँ पर है? राइट साइड में है पोल से, तो ये जो f होगा ये पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हमने ये पोल से लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव होगा। इमेज जो इसकी बनेगी वो कहाँ बनेगी? इस मिरर से हमेशा पीछे बनेगी, तो ये हमेशा क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होंगे। h हाइट है जो वो ऊपर की तरफ होगी, जनरली हम अपवार्ड लेते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। h डैश है, इसमें वर्चुअल इमेज आती हैं तो ये भी पॉजिटिव। ये पांचों चीज़ें हमने कन्वेक्स के लिए भी देख ली और कनकेव के लिए भी देख ली। ये कन्वेक्स है, ये कनकेव के लिए है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हमें यूज़ करने हैं। कहाँ यूज़ करने हैं? ये क्वेश्चंस में हमें यूज़ करने हैं आगे, जहाँ हम u की v की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आगे देखो, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो क्या है? देखो, मिरर फार्मूला हमें पढ़ना है आगे। मिरर फार्मूला क्या होता है? ये एक रिलेशन है u, v और f के बीच में रिलेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। u क्या होती है? सबको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। v है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम पोल से लेकर और जितनी दूर इमेज बनी है उसे मानते हैं। f क्या है इसकी? जो स्मॉल f है ये है फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की दूरी है। इन तीनों में क्या रिलेशन है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस रिलेशन को बोलते हैं मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन। 10th क्लास में हमें ये एज इट इज़ याद करनी है, लेकिन 12th में जाकर इसको डराइव करेंगे कि ये कैसे आई है। नेक्स्ट जो देखो, मैग्निफिकेशन है अपना अगला टॉपिक है। मैग्निफिकेशन क्या होती है? ये मैग्निफिकेशन होती है m से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये होती है कि कितना ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई दिया है, h डैश अपॉन में h, यानी कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का ये रेशो है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि m किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव। h है वो दोनों के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन h डैश कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव आता है और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव आता है। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो समझ लेंगे कि ये कनकेव मिरर की इमेज है या फिर रियल इमेज है ये, और वर्चुअल इमेज में हमेशा m पॉजिटिव आएगा। m इज इक्वल टू पॉजिटिव कब आएगा? जब इमेज वर्चुअल होगी, और m नेगेटिव कब आएगा? जब इमेज रियल होगी। इसकी एक रिलेशन और है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। ये भी हमें कई क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। ये कहाँ से ड्राइव की गई है? जनरली ये टॉपिक आता अपनी 12th क्लास में है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि आप सिमिलैरिटी के रूल मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं। देखिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है C के पास में, बियॉन्ड मान लेते हैं ये फोकस है, तो फोकस से ये लाइन जाएगी। एक ये लाइन है जो पोल पर गिरी है, रे ऑफ लाइट है, तो ये इसी एंगल पर वापस आएगी और इसको क्रॉस करेगी। देखो, नाम रख लेते हैं इनके A B P।
ए डैश, बी डैश और पी। तो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश, बी डैश और पी। इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके हमें इनकी रेशो सेम रखनी है। देखो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी डिवाइड बाई बी पी। ए डैश बी डैश किसके बराबर हैं? एच डैश के। ए बी किसके बराबर? एच के। बी डैश पी किसके बराबर? वी के। और बी पी किसके बराबर हैं? यू के। अब इनमें वो साइन कन्वेंशन यूज़ करके हम ये रिलेशन निकालते हैं। देखो एच डैश नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, इसके लिए माइनस एच डैश। एच ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। वी देखो लेफ्ट में है माइनस वी, यू भी लेफ्ट में माइनस यू। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस इधर आएगा। एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये रिलेशन यहाँ से आई है। तो ये मैग्नीफिकेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। 10th लेवल पर आपको इतना याद रखना है। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये मैग्नीफिकेशन हुई अपनी। देखो ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज़ रियल। अभी हमने देखा कि रियल के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और वर्चुअल के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एच और एच डैश दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट जो शुरू करते हैं हम, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ख़त्म होता है और रिफ्रैक्शन शुरू होता है लाइट का। रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि जो लाइट है उसको देखते हैं कि वो सीधी डायरेक्शन में चलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि लाइट सीम्स टू अपीयर ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो अभी कुछ फिनोमिना हैं जो आपने देखे हैं जनरल लाइफ में। वो क्या क्या फिनोमिना है कि एक वाटर टैंक है, उसका जो निचला स्तर है, बॉटम है, वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखता है हमें। तो एक एक करके मैं लिखता चलता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या दिखता है। एग्जाम्पल्स हैं कुछ कि बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक अपीयर टू बी रेज, जिनको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा सुनो, ए पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। एक वाटर टैंक है, यहाँ पर हम पेंसिल लाते हैं तो इस इंटरफेस पर पेंसिल हमेशा डिस्प्लेस हुई दिखेगी। ए पेंसिल इज अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट एयर वाटर इंटरफेस। एक लेमन है, अगर उसका एक ग्लास टम्बलर में रख दें तो वो हमेशा साइड से देखने पर अपने एक्चुअल साइज से थोड़े बड़े साइज़ का दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा में दिखता है क्योंकि लाइट एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। यानी कि वैसे तो हमें दिखती है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसमें लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इसीलिए हमें ये फिनोमिनाज दिखते हैं। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। देखो द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट की डायरेक्शन यानी कि लाइट की प्रोपेगेट करने की, चलने की दिशा को चेंज करना ही क्या है? रिफ्रैक्शन है। लेकिन कब चेंज करना है? व्हेन इट एंटर्स इन सेकंड मीडियम। जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो अभी मैंने बताया कि एक रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम एक बार रिवाइज करते हैं कि आपने सब ने देखा कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन तब क्या होगा जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगी। इन दोनों के इंटरफेस पे, इन दोनों के बीच में जब लाइट ट्रैवल
ट्रांसफ़र होनी शुरू होगी तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। इस डायरेक्शन चेंज करने के फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन हमें ग्लास स्लैब के अंदर देखें किस तरीके से होता है। जैसा कि हम अपने स्कूल्स में जनरली देखते हैं कि एक टेबल के नीचे कुछ पेपर्स रखे हैं, उस पेपर्स के ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी होती हैं। उस ग्लास स्लैब से वो पेपर के जो वर्ड्स हैं वो उभरे हुए प्रतीत होते हैं। देखो यहाँ से ये एक मीडियम है एयर, यहाँ पर ग्लास है, यहाँ फिर से एयर है। मान लें कि ये लाइट है किसी एंगल पर या ओब्लिकली यहाँ पर पड़ी है इस इंटरफेस के ऊपर। इस इंटरफेस पर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर ये सेम ही मीडियम में रहती तो यहाँ से वापस चली जाती और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती, लेकिन अब ये इस मीडियम में ना रहकर आगे ग्लास में एंटर करती है। ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इस नॉर्मल को मैं यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ। देखो ये देखो, ये जाना तो चाहिए था इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ये ऐसे ना जाकर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, कुछ इस तरीके से जाती है फिर ये। और यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसे ना जाकर ये ऐसे मुड़ जाती है। और इस डायरेक्शन ये जो रे निकली है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। देखो ये हमेशा उस डायरेक्शन के पैरेलल निकलेगी जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन आने वाली थी। ये है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, यहाँ ये गिरी है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर के लिए है, और ये एंगल ऑफ एमर्जेंट है जिस एंगल पर ये इमर्ज हुई है। तो ये एक ग्लास स्लैब के लिए हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया कि ग्लास स्लैब के अंदर से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ये जो एयर है ये एक प्रकार का रेयरर मीडियम है, रेयरर है। ये ग्लास है, ये एक डेंसर मीडियम है। एयर फिर से एक रेयरर मीडियम है। तो ये हमने स्टडी किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कम है। तो ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, यहाँ नॉर्मल से अवे मुड़ी है। ये ऐसा क्यों हुआ है इसको हम अभी स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज में। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ कि एक बॉटम है, उसके अंदर कुछ चीज़ रखी हुई है, तो वो हमें ऊपर की तरफ क्यों दिखती है। मान लेते हैं ये एक टम्बलर है, इसके अंदर पानी है, वाटर है, यानी कि एयर से ये अलग मीडियम है। और यहाँ पर कुछ ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, ये बिल्कुल इसका अंत बिंदु है। और देखो यहाँ से जब एक रे आएगी या इस पॉइंट से जब रे एक टकराएगी, मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट निकल गई 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री पर ही चली जाएगी वापस इधर से। अब ये कुछ एंगल पर जाकर पड़ी है इस इंटरफेस पर, यहाँ हमें नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये देखो एक वाटर है जो कि डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, तो ये जब रेयरर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल न जाकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और ये हमें रे दिखी है डाइवर्जेंट रे। अब इनको हम अगर हम रीट्रेस करेंगे इधर, तो यहाँ पर ये काटेंगी, जो कि हमें इतना सा ही दिखेगा, इसका बॉटम इतना ऊपर आया हुआ दिखेगा। तो इसको हम इस टैंक की एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, और ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है यहाँ पर। तो ये डायग्राम था इसके लिए एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एक लॉ बिल्कुल सेम है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी, एक ही प्लेन में रहेंगी। जो दूसरा लॉ है इसका वो है
साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये चीज़ होती है कॉन्स्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी हम यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन इट गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में हम बता सकते हैं कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करेगी तो कितनी दूर तक वो चेंज करेगी अपनी डायरेक्शन को। देखो इसको यहाँ देखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू न्यू, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी फॉर्मूले को एक बार यहाँ देखो। देखो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने अभी भी देखा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू न्यू। मान लेते हैं कि ये 1 से ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, उसके अंदर साइन आई बाई साइन आर की रेशो 1 होती है, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई बाई आर, ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशो एंगल छोटे हो तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। और ये 1 से बड़ा है, मान लेते हैं कि ये आई बाई आर है जो ये 2 है, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल के लिए माना है। तो आई बाई आर 2 होने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू आर से डबल है, यानी कि आर की वैल्यू आधी है। तो अब आप यहाँ पर देखो, जब रिफ्रैक्शन होगा, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, तो इस रे को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। अगर ये स्ट्रेट जाती तो ये जो आर और आई ये दोनों बराबर हो जाते, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसा वैक्यूम में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रे कहाँ मुड़ेगी, ये डिपेंड करता है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होगा, देखो ये वैल्यू है 2, तो इसका मतलब जो आई है वो आर से डबल है, तो आर इससे हमें छोटा बनाना है। देखो ये आई है, इस आर को हमें इतना छोटा बनाना है कि ये आई से आधा हो जाए, ये आर है। तो देखो ये इधर जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, और 1 से ज़्यादा होने का मतलब एयर से ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम डेंसर मीडियम है। तो जब रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अच्छा, ये अगर 1 से छोटा हो तो आई बाई आर तो क्या होगा, देखो मान लें इसको हम 0.5 है, तो आई की वैल्यू है जो वो आर से डबल है। अब की बार जो केस है वो उल्टा बनेगा, अब जाना इसको ऐसे चाहिए था। ये एक आइडियल कंडीशन है, ये एंगल आई और ये एंगल आर हमें इतना बनाना कि आई से डबल हो जाए। देखो ये आई से डबल, आर बड़ा है, तो इसमें जो रे है वो इससे नॉर्मल से अवे गई है। तो इन बातों को एक बार लिख देता हूँ मैं, याद रह जाएंगी जब आपको। जब लाइट रे जाए डेंसर से रेयरर में, डेंसर टू रेयरर, तो उसको मुड़ना है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब वो जाएगी रेयरर टू डेंसर तो वो आएगी टूवार्ड्स द नॉर्मल। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको हम एक और फिजिकल क्वांटिटी से जोड़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। वो देखो यहाँ ऐसे जोड़ेंगे कि n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 2 एक मीडियम है सेकंड और फर्स्ट एक कोई और मीडियम है। वहाँ पर हम इसको लिखेंगे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड नीचे लिखी जाएगी, यानी कि अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर हमें ऐसे ही n12 निकालना हो फर्स्ट मीडियम का सेकंड के रिस्पेक्ट में,
तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1। यहाँ भी देखो ये इन्वर्स रिलेशन है कि 1 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसके अंदर स्पीड कम होगी। अगर हम मीडियम 1 मान लें, वैक्यूम या एयर है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो c/v, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कुछ मीडियम्स के दिए गए हैं, जैसे एयर का होता है 1.003, वैक्यूम से थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा है। वाटर का 1.33, केरोसिन का 1.44, डायमंड का सबसे ज़्यादा 2.42। अगर डायमंड का सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। ऐसे ही वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, थोड़ी सी कम एयर में, उससे कम वाटर में, उससे कम केरोसिन में। ये 4 ही एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं। देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, वाटर क्या है केरोसिन से ऑप्टिकली, जो लाइट से रिलेटेड है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसकी डेंसिटी देखें, क्योंकि केरोसिन है वो वाटर के ऊपर तैरता है तो इसकी डेंसिटी इससे कम है, लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी है रेयर डेंसर देखने में है तो वो डेंसर ज़्यादा है केरोसिन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, इसके अंदर से अच्छे से लिखे गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।